वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी से रिलेटेड है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी के लिए दो कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखना होगा। एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना होगा, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए नेट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, सम ऑफ द नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए सम ऑफ द नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप काफ़ी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी दो पॉइंट का एप्लीकेशन है इस प्रॉब्लम में, जो कि एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दिया कि एक मेटल बार है जो कि 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो ये हमारा 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मेटल बार है। फिर बोला जा रहा है कि इसका मास 4 kg है, ठीक है। फिर नीचे आप देखिए क्या कि सबसे बड़ा अच्छा ये एज्यूम बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस है, तो हम लोग को पता है कि रेगुलर बॉडी के लिए जो उसका मास होता है वो हमारा सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कॉन्साइड कर जाता है। ये हम लोग जानते हैं ना कि अगर बाय द वे हमारा बॉडी साइमेट्री है वो, तो हमारा सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कॉन्साइड कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, होमोजीनियस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका 4 kg जो होगा, जो कि हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, जहाँ पर द होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वेयर नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क, सम ऑफ द ग्रेविटेशनल टॉर्क जो होता है उस पॉइंट के अबाउट जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा, तो ठीक है। तो इट इज़ द मिड पॉइंट, तो 70 और इधर तो मिड पॉइंट मान लीजिए ये यहाँ पर हमारा जी पॉइंट है, जी इसको कैपिटल जी नाम देते थे, और यहाँ पर हमारा डब्लू एक्ट कर रहा है जो कि 4 kg है। तो डब्लू एक्ट कर रहा है, तो डब्लू इक्वल टू एम जी हम लोग लिख सकते हैं ना, वेट इक्वल टू एम जी। तो 4 × जी लिख रहा हूँ, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर से आप देखिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ फेस प्लेट्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच इन। तो यहाँ से और यहाँ से आप देखिए दोनों साइड से 10 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट है यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि इंड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नाइफ फेस से सपोर्टेड है मेटल बार, ठीक है। 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर। अगर मैं 30 सेंटीमीटर में बात करूँ फ्रॉम वन इंड, इस इंड से अगर मैं 30 सेंटीमीटर बात करूँ तो 10 से यहाँ पर जो होगा वो 35 सेंटीमीटर होगा। तो 30 सेंटीमीटर सपोज दैट यहाँ पर है, इसको हम लोग W1 नाम देते रहे, और यहाँ पर हमारा 6G, क्योंकि 6 kg का लोड है तो उसका mg क्या होगा, 6 × g जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करता रहेगा। और ये भी चीज़ बोल दिया कि यहाँ से यहाँ इसके बीच की दूरी जो है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द रिएक्शन एट नाइफ फेस। तो नाइफ फेस पर रिएक्शन पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पर हम रिएक्शन को हम लोग R1 नाम दे रहे हैं, और इस पॉइंट पर रिएक्शन को हम लोग R2 नाम देते रहे। तो R1 क्या होगा और R2 क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि एक मेटल बार है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, होमोजीनियस है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है का बॉडी मेरा रेगुलर बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड कर जाता है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है विद इन द बॉडी लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो है जी पॉइंट्स जो है हमारा, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ पॉइंट कॉन्साइड कर गया है। तो यहाँ पर हमारा 4 kg जो है होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, तो 4 × g। फिर नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि जो नाइफ फेस है वो दोनों इंड से 10-10 सेंटीमीटर से नाइफ फेस से सपोर्टेड है। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस इंड, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस इंड नाइफ फेस से सपोर्टेड है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 6 kg का लोड जो है एक्ट कर रहा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो 6 kg तो 6 × g, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है कि जो मेटल बार है ये टोटल जो है हमारा 70 सेंटीमीटर का लेंथ है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो नाइफ फेस 1 और नाइफ फेस 2 पर जो रिएक्शन लग रहा है R1 एंड R2 का वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की मैं बात करूँगा।
तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बहुत तुरंत हम लोग कर लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0। तो अपवर्ड फोर्स हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 माइनस 6G माइनस 4G इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया इक्वेशन, R1 प्लस R2 इक्वल टू 10G बन गया इक्वेशन। G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है तो हम G का वैल्यू जो है 9.8 लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमें एक कन्वीनियंट पॉइंट चाहिए, कन्वीनियंट पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट हमारा नेट मोमेंट हम ले सकें 0 हो जाए। तो कन्वीनियंट पॉइंट हमारा G होगा। G को हम लोग बोल रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर मैं मोमेंट लिया सम, तो नेट सम ऑफ द मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल टॉर्क जो होता है, ग्रेविटेशनल टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सभी को सम करने पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट मोमेंट एक कन्वीनियंट पॉइंट चाहिए जहां पर जिस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं तो सम ऑफ द ऑल मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट इक्वल टू 0 हो जाए। तो वो हमारा पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सम ऑफ जितना भी ग्रेविटेशनल टॉर्क है वो सारा हमारा 0 हो जाएगा। तो एक हमारा क्या है कि यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लेंगे मोमेंट, हमें कन्वीनियंट पॉइंट चाहिए, वो हम कन्वीनियंट पॉइंट हम G ले लिए, तो जिसके अबाउट हमारा नेट मोमेंट हमारा 0 होगा। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, फॉर कन्वीनियंस हमारा डायरेक्शन उसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो मोमेंट होता क्या है, एक्चुअली R क्रॉस F की बात करते हैं, मतलब कि टॉर्क की बात करते हैं। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सम ऑफ मोमेंट अबाउट G जो है वो हमारा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस R1 इंटू यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है। और इस जो G पॉइंट है वो हमारा मिड ऑफ द मेटल बार है जो कि 35 सेंटीमीटर पर रहेगा। तो मिड ऑफ द मेटल बार है, लेकिन यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर हमारा नाइफ एज है, तो 35 में से 10 चला जाएगा तो 25 बचेगा। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस R1 इंटू 0.25 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये W1 वेट देखिए, तो W1 वेट अगर देखिएगा तो आपको ये कौन से डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, ये तो हमारा क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करता हुआ दिख रहा है नीचे की ओर। ये इस डायरेक्शन में बॉडी को रोटेट करवाएगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में बॉडी को रोटेट करवाएगा, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा पॉजिटिव होता है, इंटू 6G इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 0.05। उसके बाद उस साइड अगर मैं बात करूँ, अब ये हमारा G हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उस जो वेट हमारा 4G जो है उसी से पास करेगा, तो उसके द्वारा हमारा कोई मोमेंट नहीं होगा। अगर फोर्स हमारा जिस पॉइंट पर हमको मोमेंट निकालना है उसी से अगर हमको पास कर जाए तो उसके द्वारा कोई हमारा मोमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा W इक्वल टू 4G जो है वो हमारा क्या हो जाता है, इफ़ अ फोर्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ मोमेंट देन हमारा क्या हो जाएगा, उसके द्वारा कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा और वो हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेट 4G के द्वारा हमारा मोमेंट नहीं होगा। अब हमारा R2, तो R2 हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस R2 इंटू कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से, सेम 0.25 इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको उधर कर देता हूं, 0.25 R2 प्लस कितना हो जाएगा, R2 हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 10 उधर गया तो 30, तो 0.25। R1 कितना होगा हमारा
माइनस R1 0.25, तो 0.25 प्लस माइनस 0.25 R1, अब इसको मैं उधर भेज देता हूँ 6G इंटू 0.05। अब क्या है कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आफ्टर सॉल्विंग G का वैल्यू आपको पुट करना होगा 9.8 और आफ्टर सॉल्विंग वी गेट R1 इक्वल टू 54.88 न्यूटन एंड R2 इक्वल टू 43.12 न्यूटन। ठीक है, तो इस दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। हम अपने चैनल पर जेईई मेंस के क्वेश्चन बराबर डिस्कस करते रहते हैं और फिर से मैं अपने चैनल पर रोटेशनल मैकेनिक्स का जेईई मेंस का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।